अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको वाइवा का बता दूं कि मैं इंशाल्लाह मंडे को तकरीबन 2 बजे स्टार्ट करूंगी आप लोगों का वाइवा। मे भी 3 बजे अगर पहला वाइवा लेट हो जाता है, लेकिन कोशिश होगी कि मैं 2 बजे स्टार्ट कर दूंगी। ओके ओके मैम। अब वाइवे में मैं आपको बता दूं कि आपने कैसे अपीयर होना है। आपने जो 10 पहले स्टूडेंट्स होंगे वो 2 से 3 बजे के दरमियान मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जो पहले 10 स्टूडेंट्स हैं। अब उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमने 2 से 3 के दरमियान वाइवा देना है। पहले 10 स्टूडेंट्स हर सूरत वाइवे में अपीयर होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स हैं वो 3 से 4 बजे अपीयर होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं वो 4 से 5 बजे अपीयर होंगे। उससे नेक्स्ट वाले 5 से 6 बजे अपीयर होंगे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि फिर आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको पता होगा कि हमने इस घंटे के दौरान वाइवा देना है। हाँ, अगर 2 से 3 के दरमियान जो है वो पहले 10 स्टूडेंट्स जल्दी फ्री हो जाते हैं तो मैं मैसेज कर दूंगी कि अगले स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन करें। तो थोड़ा सा मतलब जो पहले 20 स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि अगर 2 से 3, 3 से 4 के दरमियान है तो वो उस टाइम पे थोड़ा सा अवेयर रहेंगे। ठीक है मैम, वाइवा सिलेबस कम कर दें प्लीज। मैम बहुत ज्यादा मिड वाला फाइनल वाला बहुत ज्यादा। प्लीज कम कर दें, बहुत ज्यादा। मैम सारी सारी थ्योरी है। कम कर दें। एक्सरसाइज को छोड़ दें, बाकी तैयार करें। ठीक है नहीं मैम, सारे फॉर्मूले हैं। मैम सारे फॉर्मूले हैं, कोई डेफिनेशन से है अभी, सारे फॉर्मूले हैं, कुछ तो कम। मैम कुछ कम कर दें प्लीज। मैम सारी कैलकुलेशन 2.5 से 2.8 तक कम कर दें। मेरी बात सुने बेटा, सिलेबस इतना ज्यादा तो है नहीं जितना आपने शोर डाल दिया हुआ है। नहीं मैम, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, पता नहीं कैसे याद। बहुत ज्यादा सिलेबस है मैम। सारे कौन से फॉर्मूलाज फॉर्मूले याद करने वाले जरा मुझे बताइएगा प्लीज। मैम लिमिट और ये थ्योरम हो गया मैम, बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो और इसमें याद थोड़ी करने हैं, वो याद थोड़ी करने, वो तो समझने हैं आपने। जी मैम, आप पूछ भी सकते हैं इसका फॉर्मूला बताओ, वो तो फिर बताना पड़ेगा ना आपको, ये फिर इसका क्या फॉर्मूला बनेगा लिमिट वाले। नहीं, मैं फार्मूला नहीं पूछूंगी, मैं कौन मतलब पैसे पूछूंगी कि इस चीज की आपके अंडरस्टैंडिंग कैसे। किस तरह क्वेश्चन करेगी? यस मैम, थोड़ा आइडिया। यस मैम, ये बता दें थोड़ा सा। यस मैम, थोड़ा आइडिया दे दें। आइडिया दे दें। मतलब मैं पूछ सकती हूँ कि अगर ये फंक्शन है, इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या हो सकती है, या ये क्या बताती है, ये कंडीशन आप किस लिए यूज करते हो, कुछ इस टाइप की चीजें। कोई डेफिनेशन पूछ लूंगी लाइक दिस। ओके मैम। ओके मैम। अब मैं उसके साथ ये बता दूं कि जैसे ही पहले 10 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, आप में से हर स्टूडेंट ने, मुझे उस दिन ना कहना पड़े, हर स्टूडेंट ने वीडियो कॉल करनी है। ठीक है, वीडियो कॉल पे होगा कि जूम पे होगा? वीडियो अपनी ऑन करनी है, वीडियो ऑडियो दोनों। ओके जी मैम। अब आपको ये भी हो सकता है, जैसा कि आपको पता नहीं आपकी बाकी क्लास है ये कि आप हमारी वीडियो ऑन है तो किस किस को जा रही वीडियो, सिर्फ मुझे शो होगी, क्योंकि मीटिंग में अगर पहले घंटे में 10 स्टूडेंट सेंटर हुए हैं तो 9 वेटिंग पे होंगे, सिर्फ एक को मैं ज्वाइन करूंगी। ठीक है ओके मैम। उसका वाइवा लेने के बाद मैं दूसरे को ज्वाइन करूंगी रोल नंबर वाइज, इसलिए पेशेंस के साथ अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। ठीक है, मुझे बार बार मैसेज मत कीजिएगा मैडम पहले मेरा वाइवा ले लें, पहले मेरा वाइवा ले लें। मुझे पता है मैंने कैसे वाइवा लेना है। मैंने इसलिए आपकी टाइम बचाने के लिए आपको बता दिया है कि पहले 10 या 12-13 स्टूडेंट्स पहले घंटे में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे पहले 10 स्टूडेंट्स से ज्वाइन कर ली मीटिंग, अब जैसे 2 से 3 बजने में अगर 10 मिनट है तो उस टाइम के दौरान दूसरे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर मैं उनको एंटर कर लूंगी अगर पहले 10 स्टूडेंट फ्री हो जाते हैं तो। ठीक है ओके मैम। समझ आ गई है? कोई मजीद क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी मैम, आ गई समझ। जब आपने वीडियो कॉल करनी है, आपका फेस बिल्कुल वीडियो के सामने हो। ये नहीं है कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप नीचे बुक की तरफ देख रहे हैं या आपके साथ कोई बैठा है वो आपको बता रहा है, अपना चेहरा इधर उधर नहीं करना। ये सारी चीजें मैं सारा कुछ पहले बता रही हूँ आप लोगों को। ओके मैम। जी मनीष मैम, सिर्फ अब हमें थ्योरी पढ़नी है, एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर की नहीं करनी है बेटा। सर सारे सर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करनी है ना, कि एमसीक्यूज में से कोई क्वेश्चन है तो फिर तो आपको करनी पड़ेगी। नहीं
नहीं, मैं वाइवे के लिए तो नहीं करनी, वो तो आप सिंपली सुनेंगे ना, मतलब पूछेंगी। जी वो छोड़ दें बेशक। ओके मैम। ठीक है, स्टार्ट करें। जी मैम। यस मैम। हम ना 4.3 को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, उसके 2-3 रिजल्ट सिर्फ आपने याद रखने हैं, उसके प्रूफ्स की तरफ हमने नहीं जाना क्योंकि वो इतने यूज नहीं होते। उसके बाद हम लास्ट वाला टॉपिक जो है उसको करेंगे। ये 4.3 मैंने बता दी थी आपको कि 4 अभी हम कर रहे थे इसको थोड़ा सा। कुछ क्या सिचुएशन थी मुझे याद नहीं है आपकी क्लास का। मैम आपने एल ऑर्बिटल रूल दिया था, वो उसकी एक्सरसाइज कहा था आपने, हमने खुद करनी है, और उससे पिछली एक्सरसाइज एग्जांपल 3 तक करवाई थी। 4.3। जी मैम, एग्जांपल 3 तक। यस मैम। एक मिनट। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 3 तक किया था आप लोगों ने काम। यस मैम। यस मैम। 4.3 एग्जाम्पल 3। ओके मैम एक क्वेश्चन है। मैम आज हमारी लास्ट क्लास है। नहीं, आपकी एक क्लास और मैं लूंगी, आज ले लें दोबारा दूसरे टाइम पे या कल ले लें बेशक। ओके मैम। आज ही ले ले मैम। मैम आज ले लें, कल। यस मैम, आज ही ले लें। मैम आज ले लें प्लीज। अभी मैंने मॉर्निंग वालों की भी क्लास ली क्योंकि कल था डिपार्टमेंट में बिल्कुल इंटरनेट इशू नहीं, इंटरनेट खराब हो गया था कल डिपार्टमेंट का। तो अभी मैंने आपसे पहले मॉर्निंग वाला 9:30 से 11 मॉर्निंग वालों के लिए है, 11 से 12:30 आपकी है। तो मैम 3:30 से 5 रख लेंगे, कोई आपको मुनासिब लगे टाइम आज रखें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वीकेंड है, वीकेंड पे तो नहीं हम रिसीव कर सकते, फिर ये आप मंडे को। नहीं नहीं, लाहौर। मैं फिर मंडे को आपको आपसे इसी नंबर पे रब्ता कर लूंगी, ठीक है? ओके जी। अच्छा ओके, तो मैं फिर 3:30 से 5 हम कर लेंगे दूसरी क्लास, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके मैम। सिलेबस आपका जो मैंने आज करवाना है सिर्फ इतना ही शामिल है, ये भी बता दूं। जो मैंने अगली क्लास लेनी है उसमें मैंने 5th चैप्टर करवाना है, लेकिन वो फिर आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं शामिल करूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके, एब्सेंट नहीं होना क्लास में फिर ये सोच के कि ये तो अगले सेमेस्टर। जी मैम। क्योंकि वो टॉपिक आपने समझना है तो आप पूरी इंटीग्रेशन समझ सकते हो, अदरवाइज आपको पूरी इंटीग्रेशन की समझ नहीं आएगी, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। अच्छा जी, हमने ये जो टॉपिक किया था इसमें 2-3 बातें सिर्फ आपने और आगे याद रखनी है क्योंकि ये यूज होनी, यहाँ तक हमने कर लिया था, है ऐसे ही है तकरीबन। जी मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, आगे आपने 2-3 रिजल्ट याद रखने। एक ये याद रखनी डेफिनेशन कि इफ द ग्राफ ऑफ द एफ लाइज अबव ऑल इट्स टेंजेंट देन इट इज कॉल्ड कनकेव अपवर्ड। अगर किसी ग्राफ की टेंजेंट्स जो है वो बिलो फॉर्म में हो
ग्राफ ऊपर हो तो वो कनकेव अप होगा, उसको हम हमेशा कनकेव अप का नाम देते हैं। और अगर कोई ग्राफ बिलो फॉर्म में हो, उसकी टेंजेंट अबव फॉर्म में हो, तो वो कनकेव डाउन कहलाएगा। क्लियर है डेफिनेशन आपकी? यस मैम। ग्राफ लाइज अबव ऑफ इट्स टेंजेंट्स, अगर ग्राफ टेंजेंट से अबव हो तो वो हमारे पास कनकेव अपवर्ड होगा। अगर ग्राफ जो है वो टेंजेंट लाइन से बिलो हो तो वो कनकेव डाउनवर्ड होगा। ये डेफिनेशन आपने थोड़ी सी याद रखनी है। कनकेविटी टेस्ट आपने याद रखना है। मैं इसलिए 2-3 टेस्ट आपको रिवाइज करवानी हो सकता है कहीं आके यूज हो, या सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में कहीं यूज हो, तो ये टेस्ट या फिर दोबारा हमें इनके प्रूफ की तरफ आना पड़ा तो हम इंशाल्लाह आके इसको करेंगे। ये मैं आज बता दूंगी कितना। इफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 देन द ग्राफ ऑफ एफ इज कनकेव अपवर्ड। अब कनकेविटी टेस्ट में हम एक तो बात करते हैं सिंपल के, अगर हमारी टेंजेंट्स जो है वो बिलो फॉर्म में हो, ग्राफ अबव फॉर्म में हो, तो कनकेव अपवर्ड होगा, और दूसरा कनकेव डाउन। कनकेविटी टेस्ट क्या है? अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेने ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो ग्राफ हमेशा कनकेव अपवर्ड होगा। कनकेव अपवर्ड मींस उसकी टेंजेंट्स हमेशा बिलो फॉर्म में होंगी। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो वो जो ग्राफ है वो हमेशा आपका क्या होगा? कनकेव डाउनवर्ड होगा। उसकी जो टेंजेंट्स हैं अपवर्ड होंगे, अब फॉर्म में लाई करेंगे। ये 2 रिजल्ट्स आपने बेसिकली याद रखने हैं। उसके बाद थर्ड रिजल्ट आपका है पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इफ एफ इज कंटिन्यूअस देयर एंड द कर्व चेंजेस फ्रॉम कनकेव अपवर्ड टू कनकेव डाउनवर्ड आर फ्रॉम कनकेव डाउनवर्ड टू कनकेव अपवर्ड एट पी। कोई भी पॉइंट आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के ऊपर, अगर कर्व जो है कनकेव डाउनवर्ड से कनकेव अपवर्ड में चेंज होती है। लाइक इफ यू टेकिंग द कर्व एट दिस, अगर आप इस कर्व को लेते हो, इस कर्व को लेने के बाद आप इस फॉर्म में आ जाते हो, तो फिर हमारे पास या इस फॉर्म में जाने के बाद, जैसा कि यही फंक्शन आप इसी को देख लें, इस फंक्शन की बहुत सारी ऐसी कंडीशन होंगी कि यहाँ पे आपकी जो ग्राफ है वो उसकी टेंजेंट्स जो है वो अबव फॉर्म में जा रही हैं। जैसे आप इस फॉर्म में आएंगे, इसकी टेंजेंट्स यहाँ से जाएंगे तो टेंजेंट्स जो है वो बिलो फॉर्म में होना स्टार्ट होती हैं, फिर अपवर्ड फॉर्म में होती हैं। तो इस तरह की किसी भी कर्व में अगर आपकी टेंजेंट्स जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की फॉर्म में शिफ्ट हो जाती हैं, जिस पॉइंट से अपवर्ड से डाउनवर्ड में या डाउनवर्ड से अपवर्ड में कन्वर्ट होती हैं, वो पॉइंट आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है वो कहलाएगा। ये 3 छोटे छोटे से रिजल्ट आपने इसके अंदर याद रखने हैं। ये बहुत ही इजी था, इसको हम डिटेल डिस्कस कर सकते थे लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया इतना। उसके बाद जो जरूरी चीज है वो हमारा लास्ट वाला टॉपिक था बेसिकली 4.4, इसके बाद आपने कर ली हुई है, वो भी शामिल है। 4.3 के ये 3 रिजल्ट और जहां तक हमने इसको किया है वो भी शामिल है। उसके बाद ये 4.4 आपने सारी कर ली हुई है मेरा ख्याल है ना? जी मैम। तो समरी ऑफ कर्व स्केचिंग की हमें जरूरत नहीं है, कहीं भी जरूरी नहीं है, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। उसके बाद इसमें ग्राफिंग कैलकुलेटर्स जो है वो भी जरूरी नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन में 3 प्रॉब्लम्स है, ये 3 प्रॉब्लम्स मैंने इसलिए आपको नहीं करवाई कि ये आगे 6th चैप्टर में और 3rd सेमेस्टर में बहुत ब्रीफली यूज होती हैं। तीनों को ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, हम वहां इसको डिटेल डिस्कस कर लेंगे। जो चीज इसमें बहुत, न्यूटन मेथड वैसे ही हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, तो हम जाते हैं अपना वो जो सिलेबस में हमारे शामिल है बेसिकली एंटी डेरिवेटिव्स, उसकी तरफ मूव करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। So antiderivative basically is the reverse process of derivative. Okay. Okay. अच्छा जी, डेरिवेशन की डिस्कशन में आपने देखा कि जो डेरिवेटिव है बेसिकली हमारी डेली लाइफ में इनका बहुत ज्यादा यूज है। लाइक यू कैन सी सम एग्जांपल्स, यू नो द पोजीशन एट अ टाइम, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन किसी टाइम पे आपने डिस्कस करनी है तो डेरिवेटिव यूज हो रहा है। ओके, एन इंजीनियर हु कैन मेजर द वेरिएबल रेट एट विच वाटर इज लीक फ्रॉम अ टैंक वांट्स टू नो द amount leaked over a certain time period
अगर कोई वाटर जो है किसी टैंक से लीक हो रहा है तो वो भी हमारा रेट ऑफ चेंज है कि कितने टाइम में कितना पानी जो है वो लीक हो रहा है। ये सारे रेट ऑफ चेंज जो है, इन रेट ऑफ चेंज को बेसिकली कैसे मेजर करना है, ये सारी डिस्कशन हमारी होती है एंटी डेरिवेटिव्स के साथ। सो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव जो है ये रिलेटेड है। डेरिवेटिव्स तो हमें बताते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या है, इनको कैसे मेजर करना है, ये सारी हम डिस्कशन करते हैं एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के अंदर। तो हम देखते हैं कि बेसिकली एंटी डेरिवेटिव जो है वो होते क्या है। इन ईच केस द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द फंक्शन एफ। हर केस में हमने बेसिकली एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है हुज डेरिवेटिव इज द नॉन फंक्शन, जिसका डेरिवेटिव जो है वो एक नॉन फंक्शन हो, एफ हो। इफ सच अ फंक्शन एफ एग्जिस्ट इट इज कॉल्ड एन एंटी डेरिवेटिव। अगर इस तरह का कोई फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर जाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव। और अगर इसकी वेल नोन डेफिनेशन की तरफ आए तो ये क्या है, फंक्शन कैपिटल एफ इज कॉल्ड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑन एन इंटरवल if we're taking the derivative of that function and it is equal to f of x। कोई भी कैपिटल एफ किसी स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव कहलाता है अगर उस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ के इक्वल आ जाए, फिर वो हमारे पास क्या होगा, उसका एक एंटी डेरिवेटिव होगा। फॉर इंस्टेंस लेट एफ ऑफ एक्स, हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। It is not difficult to discover an antiderivative of f if we keep the power rule in mind. In fact, if f of x, जब भी आपने एंटी डेरिवेटिव लेना है तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप उसकी इंटीग्रेशन ही अप्लाई करते हैं। लेकिन हम इसको इंटीग्रेशन का नाम नहीं देंगे, एंटी डेरिवेटिव का नाम देंगे। क्यों देंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए आप बेसिकली उसका इंटीग्रेशन ले रहे हो, दैट इज एक्स क्यूब ओवर 3। ओके, अब ये फंक्शन, इस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हमने पीछे कहा था अगर कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लें और एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वो उसका एंटी डेरिवेटिव है। अब कैपिटल एफ जो है स्मॉल एफ का हमारे पास क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। बट द फंक्शन जी 1/3x क्यूब प्लस 100 आल्सो सेटिस्फाइड। इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी एक्स स्क्वायर के इक्वल है, इट मींस ये भी उसका एंटी डेरिवेटिव है। ओके, अब मैं एक और फंक्शन ले लेते हैं। ये तो कैपिटल एफ कैपिटल जी था, अगर हम कैपिटल एच ले लेते हैं, कैपिटल एच को मैं कहती हूँ कि वो एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 6 है। उस एच का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वो भी एक्स स्क्वायर होगा। ओके, इसी तरह मैं एक और कैपिटल डेरिवेटिव पी ले लेती हूँ। पी को मैं लेती हूँ एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 1000। उसका मैं जब डेरिवेटिव लूंगी तो वो भी एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो हम कहेंगे कि वो पी भी इस एफ का एंटी डेरिवेटिव है। ओके, सो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हाउ मेनी एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट ऑफ द फंक्शन, एंड द आंसर इज दैट कि अ फंक्शन हैव मेनी एंटी डेरिवेटिव्स। एक फंक्शन के बहुत ज्यादा एंटी डेरिवेटिव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. Therefore, both f and g are antiderivatives of f. Indeed, any function of the form where c is the constant is an antiderivative of f. This question arises, are there any other? ये question arise होता है कि क्या और भी antiderivatives हैं? Yes. I give you answer that a function have many antiderivatives। एक function के बहुत ज्यादा antiderivatives जो है वो exist करते हैं। अब जब हम किसी फंक्शंस की इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन में बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आपने सेकंड ईयर के लेवल पे इंटीग्रेशन डिस्कस की थी तो जब भी किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, हम उसके साथ हमेशा कांस्टेंट का वर्ड यूज करते हैं। ऐसे ही है स्टूडेंट्स? यस मैम। जब आप ये एक जनरल कांस्टेंट यूज करते हो तो उसका मतलब होता है कि आप इंटीग्रेशन यूज करते हो। लेकिन अगर हम कांस्टेंट यूज ना करें, अब ये फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी एफ आ रहा है, ये फंक्शन लेंगे तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी, तो ये कंडीशंस हमारी एंटी डेरिवेटिव्स के साथ यूज होती हैं। ठीक है, और जब हम इंटीग्रेशन का वर्ड यूज करते हैं तो फिर हम एक जनरल कंडीशन यूज करते हैं सी, और उसके बाद एक और अपर लेवल आ जाता है कि फिर हम इस सी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। उस सी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं कि हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे एंड होता है, वो हम इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन लेते हैं। लेकिन जब हम इस सी को जनरल नहीं रखते, इसको कोई स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, इसको या 0 कह देते हैं, या इसको +3 कह देते हैं, या इसको +2 कह देते हैं, या 1 कहते हैं, तो फिर हम इसको इंटीग्रेशन का नाम नहीं देते बल्कि हम कहते हैं कि दीज आर द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ दैट फंक्शन। ओके,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं अभी यहाँ पे था कि क्या और भी एंटी डेरिवेटिव है. टू आंसर दिस क्वेश्चन रिकॉल इन सेक्शन नंबर 4.2 वी यूज द मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दैट. अब उसने कहा कि इसके लिए कि क्या और भी ज्यादा हो सकते हैं, हम मीन वैल्यू थ्योरम का एक रिजल्ट यूज करेंगे. हमने वहां पे एक रिजल्ट पढ़ा था कि इफ टू फंक्शंस हैव आइडेंटिकल डेरिवेटिव्स ऑन एन इंटरवल, अगर दो फंक्शंस के किसी इंटरवल पे सेम डेरिवेटिव हो देन दे मस्ट डिफरेंट बाय अ कांस्टेंट. उनका डिफरेंस एक कांस्टेंट के इक्वल होता है. पढ़ा था ये आप लोगों ने? एक corollary थी मीन वैल्यू Yes, थ्योरम. ma'am. That is 4.2.7. Thus, if capital F and G are any two anti-derivatives of F, अगर capital F और capital G जो है वो दो anti-derivatives हैं तो उनका difference जो है वो एक constant के equal. आप इस F का और इस G का difference लोगे तो किस constant के equal आ जाएगा? 100 के equal आ जाएगा. Yes, ma'am. जी मैं Yes, ma'am. Okay. Thus, if F and G are two anti-derivatives of F, then F prime of X equal to F of X equal to G prime of X. उनके derivatives equal होंगे, उनका difference एक constant के equal होगा, that is C. और यहाँ पे अगर आप उस C को देखेंगे तो वो 100 है. Where C is the constant. We can write this as G of X equal to F of X plus C. So we have the following result. If capital F is an antiderivative of F on an interval, then the most general antiderivatives of F on I, जो most general antiderivatives हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? F of X plus C हो सकते हैं. Where C is any arbitrary constant. C को हम एक arbitrary constant लेंगे. ये एक arbitrary constant हमने यहाँ पे show कर दिया है कि जब हमने C को 3 रखा है, जब C को 2 रखा है, जब C को 1 रखा है, जब C को 0 रखा है, जब C को -1 रखा है, जब C को -2 रखा है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि ग्राफ सेम रहते हैं. ग्राफ्स में कोई फर्क नहीं आता. जस्ट हमारे ग्राफ जो है कांस्टेंट के प्लस होने से अपवर्ड फॉर्म में शिफ्ट हो जाते हैं और कांस्टेंट के नेगेटिव होने से डाउनवर्ड फॉर्म में शिफ्ट हो जाते हैं. Going back to the function f of x equal to x square, we see that the general antiderivatives of f is 1 by 3x cube plus c. By assign specific values to the constant c को हमने कुछ specific values जो है वो assign कर दी हैं. We obtained a family of functions. तो हमारे पास family of functions जो है वो आ जाते हैं whose graphs are vertical translate of one and उनके जो graphs हैं वो vertical translate होते हैं, vertical form में shift हो जाते हैं upward या downward. constant positive होगा तो वो upward shift हो जाएंगे और constant negative होगा तो वो आपके downward form में shift हो जाएंगे. This makes sense because each curve must have the same slope at any given value. उसने कहा ये हमें ये sense देता है कि हर कर्व का सेम स्लोप होगा. जहां पर रेट ऑफ चेंज इस कर्व में आ रहा है वहां पर ही रेट ऑफ चेंज उस कर्व का आएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. क्वेश्चन है तो वो पूछ रहे हैं आप लोग. मैम ये जो आपने बताया कि जैसे वो रेट ऑफ चेंज, मैम यही बता दें जो आपने भी बताया कि रेट ऑफ चेंज ऊपर वाली में आएगा तो वो यानी डाउनवर्ड भी आएगा. ये जो भी आपने बताया है प्लस करेंगे तो अपवर्ड. हम ये कह रहे हैं कि दिस मेक्स सेंस बिकॉज ईच कर्व मस्ट हैव द सेम स्लोप एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स. किसी भी गिवन वैल्यू के ऊपर जो है उनके स्लोप्स जो है वो सेम कंडीशन में हमारे पास जो है डिस्कस होंगे. ठीक है, slopes है. This makes sense because each curve must have the same slope at any given value of x. x की किसी भी वैल्यू पे इनके स्लोप सेम होंगे. क्यों स्लोप सेम होंगे? क्योंकि जब आपने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं तो डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज जिस फंक्शन में आ रहा है वो तो सेम रहेगा. ये तो वैसे डेरिवेटिव में 0 हो जाएगा. ऐसे ही है ना? ओके मैम. जी मैम. Yes, ma'am. जब ये 0 हो जाएगा तो स्लोप सेम नहीं हो जाएंगे सबके? सेम हो जाएंगे. ओके. तो किसी भी पॉइंट पे आप इस फंक्शन का स्लोप डिस्कस कर लें या किसी पॉइंट के ऊपर आप इस फंक्शन का स्लोप डिस्कस कर लें वो सेम आपको आंसर देंगे. ओके मैम. यस मैम वो आपने क्या बताया था कि अगर c उसमें प्लस हो रहा हो तो वो इंटीग्रल होता है और अगर कांस्टेंट प्लस ना हो तो वो एंटी डेरिवेटिव. वो थोड़ा सा बता दें. मेरी बात सुने आप. मेरी बात सिर्फ एक बात ध्यान में रखें कि जब हम किसी फंक्शंस की इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये c मस्ट लिखते हैं. ऐसे ही है. मेक यूर सेंस दैट कि हमने ये c मस्ट लिखना है. Yes, ma'am. ठीक है. अब जब आप एक एंटी डेरिवेटिव की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जरूरी नहीं रखा c लिखना. ऐसे ही है. यस मैम. Yes, ma'am.
इसमें भी मैंने उस सी कंडीशन को स्पेसिफिक नहीं किया, बल्कि मैंने एक ही वैल्यू दे दी है। मींस जब सी का मतलब है कि इंटीग्रेशन का मतलब है कि इंटीग्रेशन ने उसकी सारी चीजों को यूज कर लिया है। जब एक एंटी डेरिवेटिव का मतलब है तो वो एक ही कांस्टेंट यूज कर रहा है एट अ टाइम। एक एंटी डेरिवेटिव ये है, एक एंटी डेरिवेटिव ये है, तो मैनी एंटी डेरिवेटिव, वो मैनी एंटी डेरिवेटिव जब आपस में हम इकट्ठे कर देंगे तो फिर वो इंटीग्रेशन बन जाएगी। ठीक है, ओके मैम। समझ आई? जब आप एक एंटी डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उसमें एक ही वैल्यू यूज हो रही है। जब आप दूसरे एंटी डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उसमें भी एक ही वैल्यू यूज हो रही है। जब हम तीसरे एंटी डेरिवेटिव की बात करेंगे जिसमें मैं कांस्टेंट 5 रख देती हूँ तो उसमें एक ही वैल्यू यूज हुई है। लेकिन इस सी का मतलब ये नहीं है कि एक वैल्यू यूज हुई है। सी का मतलब है कि सी वेरी करता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 माइनस अप टू सो ऑन। तो जब हमने जनरल सी का कॉन्सेप्ट देना तो फिर हम इंटीग्रेशन की तरफ आते हैं। जब हम सिर्फ एक वैल्यू यूज करते हैं तो फिर हम एंटी डेरिवेटिव की बात करते हैं। ओके, you can see that, you can clearly understand that this is an antiderivative, this is an antiderivative, this is an antiderivative, but if we combine all of these, this is an integration. Okay? जी मैम। Okay? यस मैम। यस मैम। बस ये थोड़ा सा याद रखें। एंटी डेरिवेटिव में हमने इसको कैपिटल एफ के साथ सी के साथ यूज करना है। जब इंटीग्रेशन देते हैं तो इंटीग्रेशन का हम साइन यूज करेंगे। उसके लिए फिर हम बहुत सारी लिमिटिंग कंडीशन, बहुत कुछ यूज करेंगे। वो सारा हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि एक फंक्शन के मैनी एंटी डेरिवेटिव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। उनको जनरल फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं। फिर इसी की जब हम वेरिएशन देते हैं तो हम कहते हैं ये भी एक एंटी डेरिवेटिव है, ये भी एक एंटी डेरिवेटिव है, ये भी एक एंटी डेरिवेटिव है, ये भी एंटी डेरिवेटिव है। क्योंकि इनके जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो सेम वही फंक्शन आ जाता है एक्स स्क्वायर। ओके मैम, एंटी डेरिवेटिव नहीं हो सकता है लेकिन इंटीग्रेशन तो एक ही होगी ना फिर। यस, इंटीग्रेशन, यही चीज मैं बताने की कोशिश करूंगी। इंटीग्रेशन आपकी एक ही होगी। ओके, उसमें अगर फिर आपने ये सी फाइंड करना है तो